सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। सुधांशु जी, वंदे मातरम पर यह जंग एक बार फिर से छिड़ गई है कि वंदे मातरम के 2 स्टेंसा गाए जाएंगे या 6 स्टेंसा गाए जाएंगे। आपने इन्हें भले ही कानूनी संरक्षण दे दिया हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी का रेजोल्यूशन और चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, केसी वेणुगोपाल हो, वो ये कह रहे हैं कि ये तो 1937 में ही गांधी, नेहरू, पटेल ने तय कर दिया था कि कौन सा वंदे मातरम गाया जाना आवश्यक है। देखिए, वो बात जो कांग्रेस बता रही है वो पूरी नहीं बता रही है। वंदे मातरम सबसे पहले गाया गया 1896 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में, और उसकी अध्यक्षता किसने की? उसकी अध्यक्षता की रहमतुल्लाह अहमद सयानी ने। मुस्लिम थे। वहां से लेके 1937 तक 41 साल गाया गया कांग्रेस के हर अधिवेशन में, यहां तक कि 1924 में मोहम्मद अली जौहर, वही जिनके नाम पे इस समय रामपुर यूनिवर्सिटी है, जो मुस्लिम लीग के नेता थे और उस समय कांग्रेस के भी अध्यक्ष थे। ये भी जरा ध्यान रखने की जरूरत है। कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे और मुस्लिम लीग के अध्यक्ष भी थे। उन्होंने आपत्ति की थी, इसके बावजूद पूरा गाया गया था। तो कांग्रेस से पूछना चाहते हैं, ये 41 साल गाने के बाद आपने क्यों समर्पण किया था? उसका कारण यह है कि उस समय मुस्लिम लीग ने यह डिमांड की थी, और यह जो प्रस्ताव पारित किया गया है कांग्रेस का, गुलामी की मानसिकता का प्रभाव देखिए कि यह 28 से 30 अक्टूबर 1937 का प्रस्ताव है, जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत कांग्रेस ने अंग्रेजों के अधीन राज्यों में अपनी सरकारें फरवरी 1937 में बना ली थी। यानी अपनी अंग्रेजों के अधीन सरकारें बनाने के 8 महीने बाद का यह प्रस्ताव है। और मैं पूछना चाहता हूं स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन लड़ने वाली का दावा करने वाली कांग्रेस से कि 1937 में प्रोविंशियल असेंबलीज में जब आपने शपथ लिया, जैसे आज व्यक्ति कहता मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति निष्ठा रखूंगा, तो किसके प्रति निष्ठा की शपथ ली थी? ब्रिटिश क्राउन के प्रति निष्ठा की शपथ ली थी। यूनियन जैक झंडे के नीचे वाइसरॉय या गवर्नर शपथ दिलवाता था। यानी पहले वो, उसके बाद मुस्लिम लीग के आगे संपूर्ण समर्पण, और देश बांटा और वंदे मातरम को भी बांट दिया। अब मैं इसमें एक और बात स्पष्ट करना चाहता हूं। इससे बिल्कुल साफ हो गया कि जो जिद मुस्लिम लीग की 1937 में थी, वो अब जिद कांग्रेस की है 2026 में। यानी तकरीबन 90 साल के बाद अब कांग्रेस आधुनिक मुस्लिम लीग बन गई है। और मैं यह भी बताना चाहता हूं, यह जो कांग्रेस का कार्य समिति का प्रस्ताव है, कांग्रेस के हमारे जितने मित्र हैं और विरोधी हैं वो ध्यान से सुने, और इसके बाद जो उनको सारा देश गौर से सुने और जाके चेक कर ले। ये सारा का सारा इसके बारे में जिन्ना को एक तरीके से अपोलॉजी लेटर लिखते हैं नेहरू जी 6 अप्रैल 1938 को, जो सेलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू वॉल्यूम 1 के सीरीज 1 के वॉल्यूम 22 में पेज नंबर 230 से 39 के बीच में प्रकाशित है। और सुनिए मीनाक्षी जी उस पर लिख क्या रहे हैं। नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो आपको बुरा लगे। मैं पूछ रहा हूं, मुस्लिम भावनाएं 37 से पहले आहत नहीं हो रही थी? जब कट्टरपंथी मुस्लिम लीग जिन्ना के साथ आगे खड़ी हो गई तब मुस्लिम भावनाएं आहत हुई। और सुनिए आगे वो क्या लिखते हैं। उसमें बिंदु क्रमांक 7 में लिखते हैं नेहरू जी, पहले कहते हैं बिंदु क्रमांक 9 में हमने वंदे मातरम छोड़ दिया है, आप चिंता मत करिए। पॉइंट नंबर 7 पे ये लिखते हैं कि मुस्लिमों को सार्वजनिक रूप से काउ स्लॉटर करने, गोकशी करने का पूरा अधिकार होगा, कोई रोका नहीं जाएगा। और 6 अप्रैल 1938 के लेटर के पॉइंट नंबर 12 पे नेहरू जी क्या लिखते हैं, मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, आज जवाब दो भाई। वो कहते हैं कि अगर आपको तिरंगे झंडे से आपत्ति है तो हम कोई ऑल्टरनेट झंडा या मुस्लिम लीग के झंडे को तिरंगे झंडे के बराबर सम्मान देने की व्यवस्था करेंगे। अब बताइए, उस प्रस्ताव की बात आजाद हिंदुस्तान में गुलामी के समय में अंग्रेजों के अधीन सरकार बनाने के बाद मुस्लिम लीग के आगे घुटने टेकना नहीं, साष्टांग दंडवत करने के बाद, और उसकी सफाई 6 अप्रैल 1938 को जिन्ना को लिखे हुए लेटर में यहां तक कहना कि तिरंगे झंडे के बराबर रखेंगे। इसका अर्थ क्या हुआ? इस सीमा तक समर्पण था, इस सीमा तक कंप्रोमाइज था, और आज फिर वही किया जा रहा। और सुनिए एक और बात आपको बताता हूं, वो कहते हैं कि मुस्लिम लीग के साथ हम कोलिशन गवर्नमेंट भी बनाएंगे। और आज मीनाक्षी जी, स्वतंत्र भारत में मुस्लिम लीग के साथ कोलिशन गवर्नमेंट है, तो कांग्रेस की केरल में मुस्लिम लीग के 5 मंत्री हैं। स्वतंत्र भारत के इतिहास में कभी 5 मंत्री नहीं रहे। और अगर कोई यह कहता है
कि ये मुस्लिम लीग वो मुस्लिम लीग नहीं है जो जिन्ना की मुस्लिम लीग थी, तो वो सरासर झूठ बोलता है, क्योंकि मार्च 1949 में ये इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जिसके साथ इनका गठबंधन है, इसके संस्थापक मोहम्मद इस्माइल और पीके पोकर साहब बहादुर जिन्ना की मुस्लिम लीग के मद्रास प्रेसिडेंसी के अध्यक्ष थे। और अगर जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता था तो मोहम्मद इस्माइल को कायदे मिल्लत कहा जाता था। शर्म आनी चाहिए। अगर यह मुस्लिम लीग वो मुस्लिम लीग नहीं है तो यह कांग्रेस भी वो कांग्रेस नहीं है जो 1937 की कांग्रेस। नहीं, लेकिन ये तो कांग्रेस अभी भी, सुधांशु जी आप सुने, ये प्रश्न इसलिए है, तो अगर आप उसको मान रहे हैं, हाँ, ये प्रश्न इसलिए है सुधांशु जी कि कांग्रेस ये कह रही है कि जो हमारा नजरिया 1937 का था वो देशभक्ति का नजरिया था, राष्ट्रभक्ति का नजरिया था, देश को स्वतंत्रता दिलाने का नजरिया था, और इसीलिए सभी लोगों को साथ रखने के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म से क्यों ना आता हो, एक बीच का रास्ता निकाला गया। आपत्ति का सम्मान करते हुए उन्होंने ये कहा कि पहले 2 पैरा गाए जाएंगे। अब इसमें इस बात के लिए आपत्ति क्यों है सुधांशु त्रिवेदी जी, आपको या भारतीय जनता पार्टी को, कि एक बीच का रास्ता निकाला जा रहा था तब भी और आज भी? हाँ, दोनों बातों का मैं जवाब देना चाहता हूं। पहली बात, मैं पुनः कह रहा हूं, अगर कांग्रेस ये कहती है कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आजादी से पहले वाली मुस्लिम लीग नहीं है, तो आज की कांग्रेस 37 की कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस अनेक बार डिवाइड हुई है। और अगर आप अपने को मानते हैं तो ये मानिए कि आज भी आप मुस्लिम लीग के साथ खड़े। अब आता हूं सम्मान और अपमान पे। तो मैंने तो अपने पहले ही वक्तव्य में कहा कि 1896 से 1937 तक किसी मुसलमान की भावना नहीं आत हो रही थी। यह कांग्रेस ने अपने आप निर्णय लिया था क्या स्वतंत्रता आंदोलन के? नहीं, मुस्लिम लीग की मांग के आगे, कट्टरपंथियों के आगे दंडवत करके निर्णय लिया था। अगर अपने आप निर्णय लिया होता, वो कहते हमने राष्ट्र के हित में लिया है, तो हम मानते। मैंने तो कोट किया कि 6 अप्रैल 1938 का जवाहरलाल नेहरू का लेटर इसी कार्य समिति का उल्लेख करते हुए जो जिन्ना को लिखा है वो पढ़िए तो साफ हो जाता है। अब मैं बताना चाहता हूं ये क्यों इसका विरोध आज जरूरी है। मीनाक्षी जी, अनायास नहीं शुरू हुआ था। जब 1896 में यह पहली बार गाया गया, किसी मुस्लिम को कोई आपत्ति नहीं थी। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ तो मुसलमानों ने भी उसका विरोध करते हुए वंदे मातरम गाया। 1911 में रिवर्ट हुआ। अब जब कट्टरपंथी ताकतों के आगे समर्पण हुआ तो स्टेप बाय स्टेप 1937 तक कैसा पहुंचा। 1916 मुस्लिम लीग ने कहा कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र होंगे, और लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस ने 1916 में स्वीकार किया। पृथक निर्वाचन क्षेत्र का मतलब वो आज की तरह रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं थी, वो ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी होंगी जहां सिर्फ मुस्लिम इलेक्शन लड़ेगा और मुस्लिम ही वोट करेगा। अब आइए, अब और इम्बोल्डन हुए। तब जिन्ना ने 1920 में कहा कि मैं महात्मा गांधी को महात्मा नहीं बोलूंगा क्योंकि ये हिंदू उपाधि है। इसीलिए आपने जितनी मूवीज देखी होंगी उसमें हर जगह वो मिस्टर गांधी बोलता है, कभी महात्मा गांधी या बापू नहीं बोलता है। वो भी कांग्रेस ने मान लिया। 1924 में इसका विरोध शुरू हुआ। उसके बाद कांग्रेस ने कंप्रोमाइज करना शुरू किया, और 1935 में ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री में जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं कि उनको विवेकानंद और छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदू नेशनलिज्म से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 37 में जब जिन्ना कहता है तब वो जाके समर्थन करते हैं, और जो यही चीजें आगे जाके 10 साल में देश के बंटवारे का आधार बनी। तो इसका मतलब साफ साफ जो मुस्लिम लीग के आगे एक के बाद एक समर्पण करते हुए आपने प्रयोग करके देख लिया। और मैं एक और बात बताऊं, ये जो 6 अप्रैल 38 का लेटर है, इसमें नेहरू ये भी लिख रहे हैं कि हम मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र भी मानेंगे, यानी आजाद भारत में भी मान लेंगे। अब आप सुनिए, चूंकि आपने स्टेप बाय स्टेप वहां तक पहुंचाया था। अब याद करिए, इनकी तुष्टीकरण तो यह थी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब टर्की से खलीफत खत्म हो गई तो टर्की में खलीफा रेस्टोर हो, उसके लिए भारत में आंदोलन और कांग्रेस और गांधी जी समर्थन कर रहे थे। तो आपने देखा समर्पण करते करते देश बट गया। अगर उसके बाद भी किसी को लगता है और यह मुगालता है कि कट्टरपंथी ताकतों के आगे समर्पण करने से एकता रहेगी, तो मुझे लगता है उसे अपना दिमाग का इलाज कराना चाहिए। फिर वो दिमागी नक्सली है। मैं इसमें सुभाष चंद्र बोस जी को शामिल करना चाहती हूँ। माओवादी कांग्रेस हो गई है, तो अब कोई किंतु परंतु नहीं रह गया। अब मैं एक लेटर का जिक्र कर रही हूं जो महात्मा गांधी ने जवाहरलाल नेहरू को लिखा था 18 नवंबर 1937 को, जब वो वर्धा की यात्रा कर रहे थे, जिसमें उन्होंने बहुत सारे उस वक्त की सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्यों पर अपनी बात रखी, लेकिन साथ ही साथ वंदे मातरम पर उन्होंने, सुधांशु जी, बात रखी। उन्होंने कहा द वंदे मातरम कंट्रोवर्सी हैज नॉट येट डाइड आउट,
यानी कि एक ऐसी कंट्रोवर्सी थी जो कांग्रेस पार्टी के रेजोल्यूशन को पास हो जाने के बाद भी लगातार चल रही थी। मेनी बंगालीज आर सोर एट हार्ट ओवर द वर्किंग कमिटी डिसीजन। सुभाष यानी सुभाष चंद्र बोस की वो बात करें, सुभाष टोल्ड मी ही वाज ट्राइंग टू काम द एटमॉस्फेयर। अब सवाल यह है कि सुभाष चंद्र बोस भी क्या कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इस डिसीजन के साथ थे या नहीं थे, और उस वक्त की परिस्थिति पश्चिम बंगाल में क्या थी? देखिए, पहली बात, अगर ये जो आपने लेटर कोट किया ये नवंबर 37 है, तो कांग्रेस कार्य समिति तो प्रस्ताव पारित कर चुकी थी 28 से 30 अक्टूबर 1937। इसका अर्थ क्या हुआ? कांग्रेस में इसका भरपूर विरोध रहा होगा, अन्यथा कार्य समिति के पारित प्रस्ताव के 20 दिन बाद गांधी जी को लेटर लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? बड़ी लॉजिकल सी बात है ना। आज आप कल्पना कर सकती हैं कि सीडब्ल्यूसी में कोई प्रस्ताव पारित हो जाए, उसके बाद सोनिया गांधी को लिखना पड़े कि नहीं 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 ऐसा नहीं है, ऐसा है, वैसा है। दूसरी बात, भाई साहब आपने जो प्रयोग किया था वो फेल हो गया। 37 में आपका किया गया प्रयोग, सब कुछ आप साष्टांग करके लमलेट होकर लोटपोट होकर देश का विभाजन, 10 लाख हिंदुओं का नरसंहार, 10 लाख लोगों का नरसंहार, इसमें 90% हिंदू थे, 1.25 करोड़ बेघरबार हुए लोगों की सिसकियां, और उसके बाद भी किसी को यह मुगालता है कि वो सही कर रहे हैं। तो मैं ये भी कोट करना चाहता हूं, फिर तो गांधी जी ने बहुत कुछ बोला है। गांधी जी ने 19 जुलाई 1947 को बोला है अपनी प्रार्थना सभा में, जो कंप्लीट वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी में उल्लिखित है। उसमें उन्होंने यह भी कहा है कि भाई मैं तो मानता हूं कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज के एक कोने में यूनियन जैक हो तो क्या समस्या है। और उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई अंग्रेजों से थी, उनके झंडे से नहीं थी। आगे उन्होंने कहा अंग्रेजों ने हमसे बहुत कुछ हमको दिया है। और आगे उन्होंने बोला है, गांधी जी ने 19 जुलाई 1947 प्रार्थना सभा में, कि अंग्रेज वॉलंटरी छोड़ के जा रहे हैं, और यह कहते हैं अंग्रेजों को भगा दिया गया। ऐसा बात करिए तो फैक्ट है। और आपके लाखों दर्शक जो बोल रहे हैं, जो देख रहे हैं, मैंने जो जो डेट के साथ कोट किया है, अगर हो तो कोई इसका जवाब दे दे। और मैं फिर कह रहा हूं, इतनी बड़ी दुखद स्थिति देश को सामने मिली, जो मनुष्य जाति के ज्ञात इतिहास में 6 महीने में 10 लाख लोग कहीं नहीं मारे गए, मनुष्य जाति के ज्ञात इतिहास में 1.25 करोड़ लोग बेघरबार होकर मात्र साल भर के अंदर इधर से उधर कहीं नहीं कभी नहीं गए। उसके बाद कोई ये कहे कि नहीं हम तो वही एक्सपेरिमेंट फिर दोहराएंगे, तो ये समझ लेना चाहिए। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, आसाम में बदरुद्दीन अजमल ने यह कहा है कि कांग्रेस नई मुस्लिम लीग बन गई है। और मीनाक्षी जी, आपको पता है कि हाल में संपन्न आसाम के चुनावों में 19 विधायक जीते हैं और उसमें 18 मुस्लिम लीग है। और यह मजबूरी खड़गे जी की है, यह मजबूरी कांग्रेस की है, क्योंकि अभी 15 अगस्त को तो उन्होंने पूरा किया। मजबूरी जानते हैं क्या है? वायनाड में यह मुस्लिम लीग के बगैर चुनाव नहीं जीत सकते, वहां 55-60% मुस्लिम है। राहुल गांधी इसीलिए गए थे। और आज कांग्रेस की स्थिति यह है कि रायबरेली और अमेठी समाजवादी पार्टी का समर्थन ना हो तो नहीं जीत सकते। 25 साल से सपा कैंडिडेट नहीं खड़ा करती, इनडायरेक्ट उनको समर्थन करती है। और राहुल गांधी जी वायनाड गए थे तो मुस्लिम लीग के समर्थन से चुनाव लड़ते हैं, और प्रियंका गांधी वहीं से जीत के आई हैं। तो यह सिर्फ गांधी परिवार आज का अपनी पर्सनल सीट बचाने के लिए महात्मा गांधी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, इन सब की, और सी राजगोपालाचारी, के एम मुंशी, राजेंद्र प्रसाद, इन सब की महान लीगेसी को कत्ल करना चाहता है चंद कट्टरपंथी वोटों के लिए। इसलिए हम पुनः कह रहे हैं, आज कांग्रेस का लक्ष्य ऐसा लगता है चुनाव जीतना नहीं, भारत के अंदर एक विभाजन क्रिएट करना है। जैसे उस समय इनको लगता था कि 2 टुकड़े हुए, 1 टुकड़ा हमको मिल गया। आज भी कुछ एक टुकड़े हो जाएं, धर्म पे हो जाए, जात पे हो जाए, भाषा पे हो जाए, प्रांत पे हो जाए, पीढ़ियों को अलग अलग कैटेगराइजेशन करके हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई तोड़फोड़ करके मुझे कुछ प्राप्त हो जाए, वो डेस्परेशन लगता है। लेकिन क्या सुधांशु जी, ये किसी की धार्मिक स्वतंत्रता के ऊपर कोई अतिक्रमण नहीं, जैसा असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं या कई सारे और जानकार कहते हैं कि संविधान हमें ये आजादी देता है कि हम वंदना करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसे में ये थोप देना देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति जबरदस्ती तो नहीं हो सकती? जो व्यक्ति ये बात कहता है मीनाक्षी जी, वो वाहियात बात करता है।
तो मैं इतना गंभीर शब्द प्रयोग कर रहा हूं। तमिल का जो सॉन्ग है तमिलनाडु का, वो क्या कहता है? तमिल थाई वजथू, तमिल माता को प्रणाम। किसी ने बोला, कभी बोला तमिल माता को प्रणाम? क्या कोई प्रॉब्लम है? जो आंध्र प्रदेश का वो है ऑफिशियल सॉन्ग, उसमें भी तेलुगु माता की बात है। कर्नाटक का जो ऑफिशियल सॉन्ग है उसमें वेद से लेके राम और सबके बारे में बात है। तो किसी की भावना नहीं हट होती? तो मैं पूछना चाहता हूं भाई, तमिल ताई वस्तु में तमिल माता को प्रणाम करने में कोई फीलिंग नहीं हर्ट होती है, वंदे मातरम कहने में फीलिंग हर्ट होती है। और फिर अगर कोई इसी ढंग से बात कहना चाहे तो मैं उनसे यह भी कहना चाहता हूं कि जो लोग ये कहते हैं कि साहब हम तो किसी और के आगे सर नहीं झुकाते, तो याद करिए मुगल बादशाहों के आगे जो खुतबा पढ़ा जाता था जब वो प्रवेश करते थे ना, फला फला ये आ रहे हैं, जलवा अफरोज हो रहे हैं, तो उसमें क्या एक लाइन होती थी? सजदे में निगाह रहे तमाम होश और खिरत पेश बादशाह रहे। बादशाह को सजदा करते थे। ये बताइए सिंहासन के आगे ये क्या करते थे भाई? ये सजदा नहीं था। मगर यहां पे आके उसको एक अननेसेसरी का इशू बनाना है। यह साफ दिखाई पड़ता है कि एक कट्टरपंथी मानसिकता जिसने 80 साल पहले इस भारत को तोड़ा, जिसके बीज 1916 से पड़ने शुरू हुए, 30 साल में डेवलप होते होते भारत को तोड़ने तक गई, कांग्रेस आज उसी खतरनाक राजनीति के आधार के ऊपर तुष्टीकरण की राजनीति करके सत्ता के चंद टुकड़ों में से कुछ टुकड़ा प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील दिखाई पड़ रही है। सुधांशु जी, मैं इसके कानूनी पहलू पर भी बात करती हूं। राजकीय समारोह में वंदे मातरम राष्ट्रगीत गाना अनिवार्य होगा। जहां कहीं भी राष्ट्रगीत गाया जाएगा उसे पूरा गाया जाएगा। लेकिन क्या ऐसी कोई अनिवार्यता, जैसे कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने कहा भी हमारा कार्यक्रम होगा, भी गोवा में उनका कार्यक्रम था, उन्होंने केवल 2 छंद गाए। यदि 2 छंद को ही वो अपनाते हैं, पूरे 6 छंद नहीं गाते हैं, तो क्या कानूनन अपराध होगा या नहीं होगा? दूसरी, पहली बात, मैं राजनीतिक फिर कानूनी बात करता हूं। बहुत साफ मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं, यही मुस्लिम लीग ने कहा था हम सिर्फ 2 छंद गाएंगे, और यही कांग्रेस कह रही है। अब कोई इफ एंड बट नहीं कि कांग्रेस मुस्लिम लीग है। आप कानूनी पहलू समझिए। यानी ये पार्टी ये कह रही है कि इसकी पार्टी का प्रस्ताव, वो भी गुलामी के कालखंड में, अंग्रेजों के अधीन सरकार बनाने के बाद मुस्लिम लीग के आगे दंडवत करने के बाद का प्रस्ताव, स्वतंत्र भारत के बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा लिखित कानून, राजेंद्र बाबू की अध्यक्षता में बनी संविधान सभा जिसमें खुद नेहरू जी भी शामिल थे, उसके द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पे संसद द्वारा बनाए गए कानून से ऊपर है। यही इसका लीगल स्टेटस हुआ। मतलब कांग्रेस पार्टी के लिए देश बड़ा, देश छोटा है, पार्टी बड़ी है। यानी ये कहीं ना कहीं इंदिरा इज इंडिया की दोबारा रिफ्लेक्शन दिखाई पड़ रहा है। और कानूनन स्थिति यह है कि यदि आप राष्ट्रगान, तिरंगे का अपमान करते हैं, तो जैसे आपके लिए कानून की धाराएं हैं, उसी प्रकार अब राष्ट्रगीत का अपमान करते हैं तो कानून की धाराएं होंगी। मगर यह कानून तोड़ने को तैयार है। इसका अर्थ क्या हो गया कि वो सारे सांसद जिन्होंने शपथ ली, तो क्या कहा जाता, मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखूंगा। आज कांग्रेस की भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा प्रश्न चिन्ह के घेरे में आ गई। और यह भी साफ हो गया कि स्वतंत्रता आंदोलन, जिस वंदे मातरम को गाकर हजारों लोग लाठी गोली खाए, फांसी के फंदे पर झूमे। और एक और मैं फैक्ट बता दूं, 14-15 अगस्त 1947 की रात जब स्वतंत्र भारत की पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली शुरुआत हुई है, उसकी प्रोसीडिंग, जिसमें नेहरू की फेमस ट्विस्ट विद डेस्टिनी वाली स्पीच है, उसकी शुरुआत कैसे हुई थी? वंदे मातरम गाकर। तब तक राष्ट्रगान के रूप में जनगण मन अंगीकृत नहीं हुआ था। तो यानी जिसको लेकर स्वतंत्रता संग्राम हुआ, जिसको लेकर स्वतंत्र भारत अस्तित्व में आया, और जो संविधान सम्मत आधार पर कानून बना हुआ है, उसे हम नहीं मानेंगे। इसका अर्थ बहुत साफ हो गया कि कांग्रेस कानून, संविधान को अपनी जेब में रखती है। संविधान मेरी इच्छा के अनुसार चलेगा, व्यवस्था के अनुसार नहीं चलेगा। और कहीं ना कहीं जो योगेंद्र यादव ने बोला था कि अब पार्लियामेंट में नहीं स्ट्रीट पे तय होगा,
अब डिस्कशन से नहीं रेजिस्टेंस से तय होगा, ये उसी तरफ लेके जा रहे हैं। और इन्हें लगता है कि लड़ाई करनी होगी अगर सड़क के ऊपर, तो कट्टरपंथी ताकतों का ही साथ लेना होगा। ये हो सकता कांग्रेस की मानसिकता हो, ये दर्शकों के मैं विवेक पे छोड़ता हूं। अब दर्शक ही तय करें इससे कांग्रेस को नफा होगा या नुकसान, देश को नफा होगा या नुकसान। बहुत बहुत शुक्रिया सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए।